कल अपन ने संयुक्त 1975 के तहत कार्यशाला परिषदों की कैसे स्थापना की जा सकती है, इस पे अपन ने चर्चा की थी। आज अपन इस बात का अध्ययन करेंगे कि 1975 के तहत जो संयुक्त परिषदें हैं उनका किस प्रकार से कार्यकाल होगा, किस प्रकार से उनका गठन किया जाएगा, किस प्रकार से उनकी कार्यविधि होगी। आज अपन इसकी चर्चा करेंगे। जो संयुक्त परिषद की स्थापना है वो भी उद्यम या प्रतिष्ठान के स्तर पर की जाएगी। इसकी गठन, संरचना, कार्यविधि कर्मशाला परिषद से मिलती जुलती होती है। संयुक्त परिषद में भी वही सदस्य हो सकते हैं जो उपक्रम में या प्रतिष्ठान में वास्तव में काम कर सकते हैं। इसका कार्यकाल भी कार्यशाला परिषद की तरह से 2 वर्ष का होता है एवं परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो उद्यम के प्रबंधकों के द्वारा ही नियोजित होता है। इसके उपाध्यक्ष का जो निर्वाचन है वो परिषद के कामगार सदस्यों के द्वारा किया जाता है और परिषद का जो एक सदस्य होता है वो उसके सचिव के रूप में कार्य करता है और सचिव के रूप में कार्य करने के लिए उसके पास में सारी समुचित व्यवस्थाएं होती है या होनी चाहिए। संयुक्त परिषद की जो बैठक है वो प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक बार होनी चाहिए और इसके भी जो निर्णय हैं वो भी मतदान के आधार पर न होकर के मतैक्य के आधार पर होते हैं। अर्थात इसमें भी बहुमत के आधार पर कोई निर्णय संभव नहीं हो पाएगा। परिषद के निर्णयों को भी निर्णय के दिन से 1 माह के भीतर लागू करना आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि जो कर्मशाला परिषद है और इसके परिषद है, इसमें मुख्य रूप से केवल एक ही अंतर होता है कि इसकी जो बैठक होती है वो 3 महीनों में एक बार होनी जरूरी होती है, जबकि उसकी प्रत्येक माह होनी जरूरी होती है। बाकी की सारी व्यवस्थाएं लगभग वैसी की वैसी होती है। अगर अपन इसके कार्यों की चर्चा करें तो जैसे मैंने आपको पूर्व में बताया था कि ऐसे कई कार्य होते हैं जो कार्य परिषद में कार्यशालाओं के द्वारा निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं, उनमें मतैक्य नहीं बन पाता है तथा कुछ ऐसे भी उनके द्वारा निर्णय होते हैं जिनसे पूरा उपक्रम प्रभावित होता है। वे कार्य तो सारे के सारे इसमें भेजे ही जाते हैं और उसके अलावा भी कुछ इसके जो कार्य होते हैं उनकी आज अपन चर्चा करते हैं। इसका जो एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है वो होता है पूरी इकाई के लिए अनुकूलतम उत्पादन एवं उत्पादक मानकों का निर्धारण करना। जो संयुक्त परिषद है वो एक उपक्रम के लिए मैक्सिमम प्रोडक्शन कैसे होगा, ऑप्टिमम प्रोडक्शन किस प्रकार से किया जाएगा, उसका क्या स्टैंडर्ड होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी किस प्रकार से तय की जाएगी, कितना उत्पादन होना चाहिए, उसमें किस प्रकार से स्किल होगा, इन सारी बातों का संयुक्त परिषद बहुत ही गहनता से अध्ययन करता है एवं उसका निर्धारण करता है, उन स्टैंडर्ड्स को तय करता है जिसके आधार पर मैक्सिमम या ऑप्टिमम यूटिल प्रोडक्शन और कौशल और प्रोडक्टिविटी का निर्धारण किया जाए। इसी प्रकार से कर्मशाला के ऐसे कार्य जिनसे दूसरी कर्मशाला या संपूर्ण इकाई प्रभावित होती हो। मैंने आपको पूर्व में भी बताया कि कर्मशाला अगर कोई ऐसा निर्णय ले लेती है जिससे कोई दूसरा विभाग या कोई दूसरी कर्मशाला या जिससे कोई संपूर्ण इकाई प्रभावित होती है तो उन निर्णयों को समीक्षा करना, उनको लागू करना या उनको लागू नहीं करना है या करना है तो उनको किस प्रकार से करना है, इन सारी बातों का निर्धारण भी संयुक्त परिषद के द्वारा किया जाता है। एक मैंने आपको पूर्व में बताया था कि कई बार कर्मशाला परिषद में मतैक्य नहीं होता है, तो जिन विषयों पर परिषद में मतैक्य नहीं हुआ, जिनमें निर्णय करना संभव नहीं हो सका है, ऐसे मामले भी कर्मशाला परिषद के द्वारा यहाँ पे ट्रांसफर किए जाते हैं और उन पर संयुक्त परिषद है वो अपना निर्णय लेता है। इसके अलावा अपन देखते हैं कि जो संपूर्ण उपक्रम है या जो यूनिट है उससे संबंधित जो कार्य योजनाएं और उत्पादन जो लक्ष्य तय किए गए थे तो उसमें कार्य योजनाएं किस प्रकार से बनाई गई, उनके जो टारगेट्स है वो कैसे हैं, उनको किस प्रकार से प्राप्त किया जाएगा, इसके लिए कौन कौन सी योजनाएं बनाई जाएगी, उसके लिए किस प्रकार से कर्मचारियों को अभिप्रेरित किया जाएगा, किस प्रकार से कर्मचारियों से कार्य लिया जाएगा, इन सारी की विस्तृत रूपरेखा भी संयुक्त परिषद के द्वारा बनाई जाती है। इसके बाद में अपन देखते हैं कि कर्मचारियों के कार्य के घंटे और उनके अवकाश के दिनों का निर्धारण या उनकी अनुसूची का बनाया जाना। जो एक उपक्रम में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनके काम के घंटे क्या होंगे, उनको कितने दिन का अवकाश मिलेगा,
उनको कौन सा फेस्टिवल अवकाश मिलेंगे, कौन से उनके आकस्मिक अवकाश होंगे, उनको कार्य के घंटों के अलावा जो ओवर टाइम काम करेंगे उनका क्या निर्धारण होगा, अगर उनको कंपनसेटरी लीव कैसे होगी, उनकी प्रिविलेज लीव कैसे होगी, अर्थात जो भी उनको वर्किंग जो उनके आवर्स है और उनके जो हॉलीडेज हैं, उनके जो लीव्स है, इन सारे का अनुसूचिका बनाया जाना भी संयुक्त परिषद के कार्य क्षेत्र में संपन्न किया जाता है। इसके बाद में अपन देखते हैं कि कर्मचारियों के प्रशिक्षण की और उनके कौशल विकास के लिए अच्छी सुविधाओं का निर्माण करना भी संयुक्त परिषद की श्रेणी में आता है। अर्थात उपक्रम में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनका स्किल डेवलपमेंट कैसा हो, उनकी ट्रेनिंग किस प्रकार से हो, उनके ट्रेनिंग के लिए समुचित व्यवस्थाएं किस प्रकार से की जाए, अपन उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग दें, उनको अपन ऑन द जॉब ट्रेनिंग दें, उनको लेक्चर मेथड से ट्रेनिंग दें, उनको किस प्रकार से ट्रेंड करें कि वो उपक्रम में अधिकतम अपना जो आउटपुट है वो दे सकें। तो कर्मचारियों को डेवलप करना, उनका ऑलराउंड डेवलप करना, ये भी संयुक्त परिषद के कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। इसी प्रकार से जो कर्मचारियों से सुझाव मांग करके अच्छे सुझाव और मूल्यवान सुझावों के लिए लोगों को पुरस्कृत करना, उनको पारितोषिक देना। किसी भी उपक्रम में काम करने वाले कर्मचारी भी कई बार कार्य से संबंधित बहुत अच्छे सुझाव दे सकते हैं, क्योंकि वो कार्य करते हैं, अतः कार्य में होने वाली समस्याएं एवं उनके निवारण से संबंधित उनको भी बहुत बड़ा अनुभव होता है। इसलिए उनके सुझाव जो होते हैं कई बार वो पढ़े लिखे लोगों की तुलना में भी, कर्मचारियों के सुझाव प्रबंधकों की तुलना में भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो उनके सुझाव इनवाइट करना और उन सुझावों के आधार पर उनको एनालाइज करना, उनको इम्प्लीमेंट करना, और अगर उनसे उपक्रम को बहुत अच्छा कोई फायदा हुआ है तो उनके आधार पर उनको पारितोषिक देना, ये भी उपक्रम के द्वारा किया जाना चाहिए। इसके बाद में अपन देखते हैं कि कच्चे माल का अनुकूलतम उपयोग और उत्पादों की गुणवत्ता बनाए रखना। जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल का अच्छे से अच्छा उपयोग होना चाहिए, वो कहीं वेस्टेज नहीं होना चाहिए, उसका सदुपयोग होना चाहिए। अर्थात मैन, मटेरियल, माल, मशीन, जो उत्पादन के जो भी साधन है सभी का अधिकतम उपयोग होना चाहिए। और जो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, क्वांटिटी के साथ में उसकी जो गुणवत्ता है, किस्म की जो गुणवत्ता है, उत्पादों के जो क्वालिटी कंट्रोल है वो भी प्रॉपर होना चाहिए। इस पर भी इसको नहीं लेना चाहिए। इसी प्रकार से फिर कर्मचारियों के हेल्थ है, उनके वेलफेयर है, उनकी सेफ्टी है, इनसे संबंधित भी उपाय सारे किए जाना चाहिए। तो सामान्यतः हेल्थ में उनकी मेडिकल फैसिलिटीज़ क्या है, उनकी वर्किंग कंडीशंस क्या है, जहां वो काम करने वाले हैं वहाँ लाइट की क्या व्यवस्था है, वातावरण कैसा है, साफ सफाई कैसी है, पीने का पानी है या नहीं है, एयर वेंटिलेटेड है या नहीं है, सेफ्टी मेजर्स प्रॉपर है या नहीं है, उनके वेलफेयर की कोई स्कीम्स है या नहीं है, ग्रुप इंश्योरेंस है या नहीं है, आफ्टर रिटायरमेंट फ्रिंज बेनिफिट्स है या नहीं है। इन सारी बातों को भी अपन जॉइंट परिषद की श्रेणी में शामिल कर सकते हैं। इस प्रकार से जो ये जॉइंट परिषदें थी, इनमें इन कार्यक्रमों को इसमें शामिल किया गया। और अपन देखते हैं कि इसके कार्य और कर्मशाला के जो कार्य होते हैं वो लगभग एक जैसे से ही होते हैं। और ये उपयुक्त जो दोनों संस्थाएं हैं वे भी बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो सकी। प्रारंभ में तो इस प्रकार की संयुक्त परिषदों की स्थापना बड़ी संख्या में की गई, अधिकांश उपक्रम में भी की गई, किंतु धीरे धीरे वे शिथिल होती गई, निष्क्रिय होती गई। और आज अगर अपन देखते हैं तो संयुक्त परिषदों की संख्या उपक्रम में बहुत कम रह गई एवं इनका आज की तारीख में बहुत कम औचित्य रह गया। अब अपन देखते हैं कि इसके बाद में सरकार ने 1977 में जो सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक एवं जो सेवा संगठन होते थे उनमें प्रबंधकों की सहभागिता की संस्थाएं बनाई गई, जिनको 1977 के नाम से दिया गया। इसका अगर अपन अध्ययन करें तो मैं आपको बताऊंगा कि 1977 में भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक एवं सेवा संगठन के लिए एक नई योजना बनाई। यह योजना मुख्यतः उन संगठनों के लिए थी जिनमें 100 या 100 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं एवं जिनमें सार्वजनिक लेन देन बड़ी मात्रा में होता हो। इस योजना को लागू करने के लिए हॉस्पिटल्स, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, रेलवे, बैंक और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की संस्थाओं को प्राथमिकता दी गई। अर्थात इसमें सरकार ने
जो हॉस्पिटल्स है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट है, रेलवे डिपार्टमेंट है, बैंक्स है, जो पब्लिक डिपार्टमेंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट्स है, इन संस्थाओं को इनको ये कहा गया कि अपने यहाँ पर इन योजनाओं को लागू किया जाए। इन योजनाओं में एक विशेष बात ये थी कि ये काफ़ी फ्लेक्सिबल योजना थी और इसमें जो लोकल कंडीशंस थी, जो स्थानीय कंडीशंस थी, इसको ध्यान में रख करके इसमें परिवर्तन किया जाना संभव था। इस योजना के अंतर्गत भी परिषदों की स्थापना की गई और इन परिषदों का किस प्रकार से गठन होगा, किस प्रकार से इसमें काम किया जाएगा, इसकी अपन आज चर्चा करते हैं। सबसे पहले ये होता है कि इसमें इकाई परिषद का गठन किया जाता है। इकाई परिषद का गठन कर्मशाला परिषदों के गठन और कार्यों की तरह से होता है। इसका मुख्य उद्देश्य दिन प्रतिदिन की समस्याओं पर विचार विमर्श करना और उनका निदान करना होता है। इन इकाई परिषदों का जो मुख्य कार्य होते हैं वो अनुकूलतम कौशल और अच्छी ग्राहक सेवा के लिए समुचित दशाओं का निर्माण करना और समय और सामान की बर्बादी को रोकना होता है। चूंकि इसमें मुख्य रूप से सेवा क्षेत्र को लिया गया, तो सेवा क्षेत्र को लेने पर और सार्वजनिक क्षेत्र के सेवा और वाणिज्यिक क्षेत्रों को लिया गया, इसलिए सरकारी क्षेत्र में उन्होंने ये कहा कि इसमें जो आप जो ग्राहकों को जो सर्विसेज रेंडर्ड करते हैं वो बेटर से बेटर होनी चाहिए और जो भी उनका सामान, उनका समय की जो वहाँ पे बर्बादी होती है उसको रोकने का पूरा प्रयास किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से इसका जो दूसरा कार्य ध्यान में दिया गया वो ये दिया गया कि जो खराब या अपर्याप्त और जो दोषपूर्ण सेवाओं के जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं, उनका पता लगाना, उनके कारणों को दूर करना और उनके लिए सुधारात्मक कदम उठाना जिससे उनका संचालन समुचित रूप से और बढ़िया तरीके से हो सके। अर्थात इसके बाद में इसमें तय किया गया कि वो ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें अपन ये देखें कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पर अपन इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उनका पता लगाना और उनको इम्प्लीमेंट करना। तीसरा इसका जो मुख्य कार्य था वो है इकाई में अनुशासन को बनाए रखना, अनुपस्थिति के कारणों का अध्ययन करना और उसे कम करने के लिए प्रयास करना, चोरी, भ्रष्टाचार इसको समाप्त करना और इसके लिए श्रेष्ठ कर्मचारियों को, इसको रोकने वाले व्यक्तियों को पुरस्कृत करना, कार्य की जो भौतिक दशाएं होती है उनमें सुधार लाने के लिए सुझाव देना, प्रबंध और कर्मचारियों के बीच में अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप करना और इकाई को समुचित रूप से चलाने के लिए सुरक्षा और कल्याण संबंधी कदमों में सुधार करना और अच्छी ग्राहक सेवा सुनिश्चित करने के लिए अन्य बातों पर भी विचार करना इसमें शामिल किया जा सकता है। इस प्रकार से 1977 में जो अमेंडमेंट किए गए उसमें जो सरकारी क्षेत्र के या सार्वजनिक क्षेत्र के जो सेवा क्षेत्र थे उनको इसमें शामिल किया गया और ग्राहकों को अच्छी सेवाएं प्रदान करने के लिए एक कदम उठाए गए जिसके परिणाम धीरे धीरे अच्छे आने लगे। इसके बाद में 1977 में जो संयुक्त परिषदों के बारे में जो कुछ संशोधन किए गए उसकी अपन कल चर्चा करेंगे। थैंक्स टू ऑल मेंबर।